चलिए जी, फर्स्ट आर्टिकल शुरू करते हैं इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग रिंग को लेके। यहाँ पे सबसे पहले तो एक मैप आप देखोगे, यहाँ पे एक प्रॉपर रूट बना हुआ था जिसके थ्रू जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कुछ एनिमल्स प्रोटेक्टेड हैं, जिनमें से एक कैटेगरी आपको वल्नरेबल दिखेगी, बाकी के लीस्ट कंसर्न है, मतलब नंबर ठीक ठाक है, पर एक जो है वो वल्नरेबल भी है। स्टार शेप्स बनी होती है एक टॉर्टोइस की बॉडी पे, बॉडी जो होती है उसकी, उसको बोल देते हैं कैरापेस। कैरापेस या बहुत नॉर्मल टर्म बोले तो शेल टर्म भी आप यूज कर लेते हो, कुछ इस तरह से। यहाँ पे दिख नहीं रहा ठीक से, आगे दिखा देती हूँ, ये वाला। तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, ठीक है। स्टार टॉर्टोइस इसको बोल देते हैं इसकी शेप के बेसिस पे। तो ये जो रूट है ये कॉमनली यूज करा जा रहा था क्योंकि ये एक्सोटिक स्पीशी है। एक्सोटिक मतलब देखने में अच्छी लगती है, तो फॉरेन कंट्री से डिमांड रेज करती है कि हमें बेच दो। और इंडिया में है एक एक्ट जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अब ये एक्ट बोलता है कि आपने नहीं बेचना है, और लोग बोलते हैं कि हमको बेचना है क्योंकि वहां से पैसा जनरेट होएगा। फाइनली ये रूट फाइंड आउट करा गया कि किस रूट के थ्रू ये सारी तस्करी करी जा रही थी इन एनिमल्स की। तो ये रूट याद उतना करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि वेस्टर्न घाट्स वाली साइड से सेंटर की तरफ जा रहा है और वहीं से कुछ कनेक्टिविटी बन रखी है और इन एनिमल्स का ट्रेड किया जा रहा है। अब एनिमल्स का जब ट्रेड हुआ तो कौन कौन इन्वॉल्व थे वो याद रखना। तो पहले तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इन्होंने ये पूरा आउटबस्ट किया कि एक ऐसा रूट जिसके थ्रू ट्रैफिकिंग करी जा रही थी एनिमल्स की, जो कि प्रोटेक्टेड है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अब एनिमल्स को बचा लिया गया है फॉर नाउ श्रीकाकुलम, जो कि डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश की। अब कौन कौन से मेन एनिमल्स थे इसमें, एक चीज याद रखना, यहाँ पे 3 ही है जिनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करा हुआ है। जो फाउल है, जैसे मुर्गी सी होती है ना, वैसी इसकी अपीयरेंस होती है। ये रेड कलर में होती है, ग्रे कलर में होती है, मिक्सचर ऑफ कलर भी इसमें रहता है। इसको इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है, बट स्टिल इसको भी ट्रेड करा जा रहा था। आप फोटोज देखोगे इसकी, काफी कलरफुल लगती है ये देखने में। तो सबसे पहले तो 4 मालाबार जाइंट स्क्वॉल्स थी, इनका साइंटिफिक नेम है रेटुफा इंडिका। इसके बाद एक इंडियन स्टार टॉर्टोइस है, गियोकैलोन एलिगेंस। सीधा सवाल बन सकता है गियोकैलोन एलिगेंस ये न्यूज में था या फिर इलीगल ट्रैफिकिंग के दौरान इसका आउटबस्ट किया गया बाय डीआरआई। तो ये कौन सी स्पीशी है, तो याद रखिएगा जो गियोकैलोन एलिगेंस है ये इंडियन स्टार टॉर्टोइस है। और इसका जो IUCN स्टेटस है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंडर, दैट इज वल्नरेबल। वल्नरेबल इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं नंबर डिक्लाइन कर रहा है, हमें ये स्पीशी बचानी पड़ेगी। देन आते हैं 14 जंगल फाउल थे। अब इसकी बड़ी सारी स्पीशीज आती हैं, डिपेंड करते हैं कौन से टाइप का कलर है, पर आपने जीनस याद रख लेना है। तो गैलस इसका जीनस का नाम आ जाएगा। बाकी स्पीशी गैलस जैसे लिखा हुआ है, पूरा रेड कलर का है। देन गैलस सोनेराटी है, तो ये ग्रे कलर का दिखता है। और इसके अलावा और भी मल्टीपल स्पीशी हैं जहां पे आपको मिक्सचर ऑफ कलर भी एक ही फाउल का दिखाई देगा। और 2 स्मॉल इंडियन शीवेट थी। ये शीवेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब कॉफी का इंटेक करती हैं तो इनके फिकल मैटर के अंदर दोबारा से वही बीन्स बाहर निकल जाते हैं और वो कॉफी फिर बहुत महंगी बिकती है, मतलब हजार डॉलर की वो बिकती है मार्केट के अंदर। तो ये जो शीवेट है इनका भी कहीं ना कहीं ट्रेड करा जा रहा था इलीगल तरीके से। तो वाइवेरिक्यूला इंडिका, ये इसके छोटे छोटे बेबीज थे शिवेट के, तो उनको भी कहीं ना कहीं इलीगली ट्रेड किया जा रहा था। ये बस एक वल्नरेबल है, बाकी ये सारे लीस्ट कंसर्न में आएंगे। अगर IUCN में आप देखो तो टॉर्टोइस का याद रख लेना, वल्नरेबल कैटेगरी, बाकी सारे लीस्ट कंसर्न है। अच्छा, जितना लिखा जाता है अभी उतना लिख लिया करो, बाकी फिर बाद में नोट कर लिया फिर से थोड़ा सा टाइम निकाल के। चलो आगे फिर से आ जाएंगे नाम। लीगल प्रोटेक्शन अगर देखें तो मालाबार जाइंट स्क्वल, स्मॉल इंडियन चिवेट और इंडियन स्टार टॉर्टोइस, इनको शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर प्रोटेक्ट करा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई भी वायलेशन करता है कि प्रोटेक्शन के बावजूद आप इलीगल तरीके से ट्रेड करते हो, तो उनको पनिशमेंट ठीक ठाक रहती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने पनिशमेंट पहली बार करी तो शायद 3 साल की जेल होगी, पर अगर दूसरी बार फिर से करी है तो शायद 7 साल की भी हो सकती है, उससे ज्यादा की भी हो सकती है। सेम फॉर द फाइन के केस में अगर देखें तो हो सकता है पहली बार अगर ऐसा क्राइम कमिट करा है इलीगल ट्रैफिकिंग का, तो उस केस में 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है। अगर रिपीटेड ऑफेंडर है, दोबारा से वही सेम क्राइम कमिट करा पनिशमेंट के बावजूद, 1 लाख तक का भी ये फाइन जा सकता है। तो मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर क्या बोला कि इन स्पीशी का आप ट्रेड नहीं कर सकते किसी दूसरी कंट्री के साथ, ठीक है, इसको बेच नहीं सकते आप। हंटिंग, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड इन स्पीशी का पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। अब एक्शन क्या लिया गया, तो एनिमल्स को पहले तो रेस्क्यू कर लिया गया, उसके बाद जो प्रोसीजर रहता है किसी भी चीज को कंडक्ट करने का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो श्रीकाकुलम में है उन्हीं को हैंड ओवर ये कर दिए गए कि बाद में जो एक्शन लेना है अभी आपने वो किस एक्ट के तहत लेना है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। सिग्निफिकेंस क्या है, तो इनको
एग्जॉटिक पेट की फॉर्म में रखते हैं। उसके बाद ये एग्जॉटिक पेट ट्रेड की कैटेगरी में आते हैं और इलीगल तरीके से ये ट्रैफिकिंग होती है, तब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर प्रोटेक्शन वाले केस में आ जाता है। अब डीआरआई का क्या रोल था? तो बेसिकली इनको मिलती है इंटेलिजेंस, तो इनके जो ऑपरेशन होते हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड ही होते हैं। टिप मिलती है कि यहाँ से एक रूट है जिसको बार बार यूज करा जा रहा है इलीगल ट्रैफिकिंग के लिए, तो वहीं से इनको टिप मिलती है। जो स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं उनके साथ ये कोऑर्डिनेट करते हैं, और जहां जहां का ये रूट बना हुआ था ना, ये हाईली टेरेन वाला एरिया था, माउंटेनियस रीजन थे, उनके थ्रू इलीगल ट्रैफिकिंग करी जा रही थी। मतलब आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, आपके पास कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने ये पूरा का पूरा इलीगल ट्रैफिकिंग का जो इतना बड़ा ट्रैफिकिंग प्रोसेस चल रहा था उसको आउटबस्ट किया है। आफ्टर दैट डीआरआई के बारे में आपने पढ़ लेना है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इसे 1957 में कॉन्स्टिट्यूट करा गया था और ये अपेक्स एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। नाम से पता लग रहा है यहाँ पे सिर्फ स्मगलिंग वर्ड यूज करा है, तो किसी भी चीज की स्मगलिंग हो सकती है। वहां पे एंटिकिटीज भी आ सकती हैं, एनिमल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है जैसे कैरापेस या शेल है, टॉर्टोइज की ही एग्जांपल ले लेते हैं, उसका अगर ट्रेड करना है तो उसके रिलेटेड भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है। नाउ किसके अंडर फंक्शन करता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीआरआई हो सकता है, अगर होम मिनिस्ट्री लिखा हो वहां पे तो बहुत बार नजर चली जाती है कि होम मिनिस्ट्री हो सकता है, पर जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अंडर आता है। ठीक है, तो सीबीआईसी के अंडर ही आता है। और लीगल फ्रेमवर्क अगर देखें कि कौन कौन से एक्ट्स हैं जिनके तहत डीआरआई को पावर दी जाती है कि आप एज अ एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरह एक्ट करोगे, तो एक तो कस्टम एक्ट ही आ गया। कस्टम जो होता है ये पे करना पड़ता है जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं। ठीक है, तो उसका अगर वायलेशन होता है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी कहां लिखे हुए हैं, कस्टम एक्ट ऑफ 1962। अब देखो इसके साथ ही लिखा है 50 अलाइड लॉज। जैसे आप कमीशन का पेपर देखते हो उसमें लिखा होता है ना कि कमीशन का एग्जाम है एंड अलाइड सर्विसेज, मतलब और भी बड़े सारे एक्ट्स हैं जो इसके साथ मर्ज्ड हैं। तो 50 अलाइड लॉज आएंगे, जिनमें एक तो आर्म्स एक्ट आ गया। आर्म्स एक्ट का मतलब है एमिनेशन की बात हो रही है, पर यहाँ पे तो इलीगल ट्रेड एनिमल का हो रहा था, एमिनेशन का क्या रोल आया? हाँ, पर मैं ये पूछ रही हूँ आर्म्स का क्या रोल है यहाँ पे, एमिनेशन का? जैसे वासु ने बोला कि जो इलीगल ट्रैफिकिंग करेगा तो ऑब्वियसली बात है उसके पास हथियार भी हो सकते हैं, तो उसकी जो पनिशमेंट जाएगी, उसका जो क्राइम काउंट होगा वो इस एक्ट के तहत होगा। पर डीआरआई इसके साथ भी कनेक्टेड है। आफ्टर दैट एनडीपीएस एक्ट, बोला ना एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो एनडीपीएस एक्ट में जो भी आपके, जैसे आपने अब एग्जांपल दिया कि हाइड्रोपोनिक वीड की इलीगल स्मगलिंग करी जा रही थी, तो वो किसके एक्ट के अंडर था? वो एनडीपीएस के अंडर था, पर बस्ट किसने करा था? डीआरआई ने करा था। देन COFEPOSA, इसको याद रखिएगा, ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974 है। मतलब मेन फोकस वही है कि फॉरेन एक्सचेंज जब भी हो उसके ऊपर चेक रखा जा सके। और फाइनली एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है। एक आ गया एंटीगिटीज एक्ट। एंटीगिटीज एक्ट एनिमल के साथ कैसे जुड़ेगा? क्या कोई डायरेक्ट लिंक होगा? यस, जैसे एक एग्जांपल दिया, किसी ने बोला मेरे को सिर्फ टॉर्टोइज का शेल चाहिए, शेल प्रिजर्व करके रखा हुआ था, तो वो भी किस फॉर्म में काउंट होगा? एंटीगिटी की फॉर्म में काउंट होगा। एंटीगिटी का मतलब नहीं, फॉसिल नहीं बोलेंगे, अगर कोई स्कल्पचर है उसको भी एंटीगिटी बोल सकते हैं। हाँ, एंटीक चीजें आएंगी इसके अंदर, तभी बोला एंटीगिटी एक्ट। ठीक है, हाँ, पुरानी चीजें भी हो सकती हैं। अब देखो यहाँ पे एज वेरी करती है कि मैन्युस्क्रिप्ट होंगे 75 साल पुराना भी होगा, उसको एंटीगिटी में आप काउंट कर लोगे। कोई स्कल्पचर है शायद 1000 साल पुराना भी हो सकता है, एंटीगिटी में काउंट कर लोगे। तो एंटीक चीजें होती हैं। और वहीं पे जैसे मैंने बोला टॉर्टोइज हो सकता है 100 साल पुराना है, हो सकता है 200 साल पुराना है, तो ये वेरी कर सकते हैं। तो एंटीगिटीज एक्ट के अंडर डायरेक्टली एनिमल नहीं आते, पर हाँ उनसे बनी हुई प्रोडक्ट्स आ सकती हैं वहां पे। ठीक है, फंक्शन तो यही रहता है इनका कि कोई भी स्मगलिंग की प्रोसेस चल रही थी उसको डिटेक्ट करना एंड प्रिवेंट करना, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एक्सेट्रा। इसके बाद इंटेलिजेंस नेटवर्क कैसे रहता है, तो याद रखिएगा बड़ी सारी इनकी जोनल यूनिट्स बनी हुई है। सबसे बड़ी आएगी जोन, एक सर्कल है उसमें बनेगी जोन, मतलब एरियाज को डिवाइड कर दिया कि यहाँ पे ये सारा इलीगल रूट बना हुआ था। इसके अंदर आएगा रीजन, रीजन के अंदर आएंगे छोटे छोटे सब रीजन, ताकि डिसेंट्रलाइजेशन करी जा सके काम की, और जो पब्लिक या हमारी कम्युनिटी है उसकी भी पार्टिसिपेशन हो। तभी तो बोला कि इंटेलिजेंस बेस्ड इनके ऑपरेशन रहते हैं। उसके बाद ये एनालाइज करते हैं, जो भी इनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई होती है उसको ट्रैक करते हैं, और स्मगलिंग को जो प्रोसेस चला था उसको तोड़ते हैं कि हाँ हमने इनको पकड़ लिया है। अब आती है एक लीड एजेंसी जिसको बोलते हैं एस्कॉर्ड। एस का मतलब यहाँ पे स्मगलिंग है, कॉर्ड का मतलब है कोऑर्डिनेशन सेंटर।
अब बोला कि इतनी सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग है तो उसके लिए एक यूनिट भी होनी चाहिए, तो उसको बोल दिया एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट का मेन काम क्या रहेगा, सब रीजन, सब रीजनल और जो जोनल पार्ट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। पुलिस का रोल है उनके साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, कहीं से आपको हेल्प चाहिए फटाफट से आप एस्कॉर्ट के थ्रू वहां से कोऑर्डिनेशन कंडक्ट करवाओगे। तो इसका मेन काम ही क्या है, इंटेलिजेंस शेयरिंग को और इजी करना। तो एस्कॉर्ट, स्मगलिंग कोऑर्डिनेशन सेंटर। कोई भी टिप आई थी, आपको किसी दूसरी स्टेट से इंफॉर्मेशन निकालना है, एस्कॉर्ट को कनेक्ट किया जाएगा। कोई भी स्मगलिंग वाला प्रोसेस हो सकता है या ऑर्गेनाइज क्राइम भी हो सकता है। अब इसको देखो, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है एस्कॉर्ट, इसको हेड करती है डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, और इसके डीआरआई के हेडक्वार्टर फिर न्यू दिल्ली में। एस्कॉर्ट के नहीं है, एस्कॉर्ट जस्ट अ कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको हेड कौन कर रहा है, सिर्फ डीआरआई ही कर रहा है। आफ्टर दैट CMAAS, ये है इंटरनेशनल कस्टम कोऑपरेशन। मतलब हमें क्या होता है कि कस्टम के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, ये इंडिया और किसी और कंट्री के साथ चल रही थी प्रोसेस स्मगलिंग वाली, तो उसके साथ अगर कोऑर्डिनेट करना है तो वहां पे इंडिया का आता है कस्टम म्यूचुअल असिस्टेंस एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट है जो हमने मोर देन 60 कंट्रीज के साथ करा है कि कल को कभी भी ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी होती है, स्मगलिंग वाली एक्टिविटी होती है, तो हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो हमने पहले क्या करा है, CMAAS, दैट इज कस्टम म्यूचुअल असिस्टेंस एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट करना पड़ता है हमें, इंटरनेशनली अगर हेल्प चाहिए होगी तो इस एग्रीमेंट के तहत देखा जाएगा कि हाँ इंडिया के साथ ऑलरेडी हमने ये साइन करा हुआ है प्रोसेस, तो हेल्प करना बनता है, तो कोऑर्डिनेशन यहाँ से किया जाता है। ये दो एग्जाम्पल याद रखना कि और क्या क्या रोल डीआरआई के डायरेक्टली लिंक्ड है अलॉन्ग विद द इलीगल ट्रेड, स्मगलिंग एंड ऑल। फर्स्ट आर्टिकल डन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड जो एक्ट्स वगैरह थी वो भी याद रखना कि डीआरआई किन किन एक्ट्स के अंडर काम करता है। तो इतनी सारी एक्ट्स थी, आप ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने डीआरआई को सिर्फ इलीगल एनिमल्स की जो ट्रैफिकिंग हुई थी उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था। एनडीपीएस एक्ट आता है, आर्म्स एक्ट आता है, वो भी सही होंगे। तो बहुत सारी ऐसी एक्ट्स हैं जहां पे डीआरआई अपना काम करता है।